Hello dear students, welcome back to the channel #study will start 2021। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 से पहले वाली डेफिनेशंस, थ्योरम्स, एग्जाम्पल्स और फुल एक्सरसाइज। क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी हैं तो सारा कुछ हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग होती है इसके क्वेश्चन ग्रुप से। क्वेश्चन ग्रुप को आप फैक्टर ग्रुप भी कहते हो। देखो, एक चीज़ आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं कि अगर एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट सेम होते हैं। यानी ए एच ए के इक्वल होता है अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है तो। ये आपको पता है। तो सारे राइट कोसेट्स की अगर आप कलेक्शन ले लेते हो ना, उस कलेक्शन को आप बोलते हो जी बाय एच, और ये हमारा क्या होता है, क्वोशंट ग्रुप। दोबारा बताती हूँ। पहली बात तो एच नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है तो ए एच ए के इक्वल हो जाता है, यानी राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तीसरी चीज़, उन राइट कोसेट्स का कलेक्शन, यानी जितने भी राइट कोसेट्स हैं उनका एक सेट बना लिया आपने, उस सेट को आप क्या बोलते हो, क्वोशंट ग्रुप। अब आप बोलोगे कि ये तो सेट है, इसको आप क्वोशंट ग्रुप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इसे ग्रुप बोला जाता है और इसको नाम दिया जाता है क्वोशंट ग्रुप। क्योंकि कुछ डिवाइड की फॉर्म में है ना, इसीलिए इसको क्वोशंट ग्रुप बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, कहीं भी अगर आपको जी बाय एच दिखे तो पहली बात तो इसका नाम है क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी बाय एच। क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी बाय एच, ये जी बाय एच जैसा ही कुछ है ना। बिल्कुल फर्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, कहीं भी जी बाय एच दिखे तो इसका मतलब ये क्या है, जी का क्वोशंट ग्रुप है, क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी बाय एच है। और क्या आता है इसके अंदर, सारे राइट कोसेट्स की कलेक्शन। ठीक है, इसको ग्रुप क्यों बोला जाता है, क्योंकि सारी जो चार की चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रुप की उसको सेटिस्फाई करता है। तो कहीं ना कहीं इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एच। एच पूरा का पूरा सेट जो है वो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप भी होना ही होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, एक बार और बिल्कुल शॉर्ट में देख लेते हैं। क्वेश्चन ग्रुप मतलब क्या, जी बाय एच सेट। और क्या होता है इसके अंदर, सारे राइट कोसेट्स की कलेक्शन होती है, जहाँ पे एच क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसको पढ़ते कैसे हो, जी बाई एच। तो सब हम इसके बारे में देख चुके हैं। अच्छा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इसका क्या होता है, एच होता है। ठीक है, अब और क्लियरिटी होगी जब हम आगे करेंगे। देखो, चार थ्योरम्स है इसके ऊपर। पहली चीज़ क्या है, पहली थ्योरम क्या है, शो दैट एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। देखो, क्वोशंट ग्रुप, पहली बात ये ग्रुप तो है ही है, क्वोशंट ग्रुप अपने नाम से ही बता रहा है, ये क्वोशंट ग्रुप में पीछे क्या आता है, ग्रुप आता है, तो ग्रुप तो है ही है। आपको ये बताना है कि एबिलियन ग्रुप होगा, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये आपको दिखाना है। यानी इसी के जी बाई एच के आपने दो एलिमेंट लेने हैं और ये प्रूव करना है कि इनको आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई कर दो वो क्या आएगा, सेम आएगा। समझ गए हमें क्या करना है। एक चीज़ और दी हुई है कि ये जो क्वोशंट ग्रुप है ना, किसका है, एबिलियन ग्रुप का। यानी जो जी है ना, वो सिर्फ ग्रुप नहीं है, कैसा है, एबिलियन ग्रुप भी है। अब देखो, स्टार्टिंग देख रहे हो आप, बिल्कुल छोटा सा है, जी एबिलियन ग्रुप है, इन्होंने दिया हुआ है। और एच मैंने आपको बताया था, जहाँ भी क्वेश्चन ग्रुप की बात आती है एच को तो नॉर्मल सब ग्रुप होना ही होना पड़ेगा, उसके बिना तो आप क्वेश्चन ग्रुप को डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो जी एबिलियन ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, और सिर्फ सब ग्रुप ही नहीं, कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब देखो, आपको करना क्या है, इसके दो एलिमेंट लेके चलने हैं आपको। तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, एच ए और एच बी टाइप के। यानी एच सेट की जी के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ये किसकी कलेक्शन है, राइट कोसेट्स की कलेक्शन ही तो है। और राइट कोसेट्स किस टाइप के होते हैं, एच ए एच बी एच सी, इस टाइप के तो होते हैं। तो इसके दो एलिमेंट लोगे तो इसका मतलब क्या है, आपने दो राइट कोसेट्स लेने हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो, एच ए इंटू एच बी हमेशा किस चीज़ के इक्वल होता है, एच ए बी के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है कि एच ए और एच बी के मल्टीप्लाई करते हो तो एच को आप एक बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और पीछे लिख लो ए बी। अब जी कैसा है, एबिलियन ग्रुप है, और ए बी किसके एलिमेंट हैं, जी के। तो ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के। एबिलियन ग्रुप है तो कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करेगा ना, और ए बी दो जी के एलिमेंट है तो ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के। तो एच ए बी इक्वल टू एच बी ए।
अब इसको जब आप ऐसे लिख सकते हो तो इसको भी तो खोल के लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो, एच बी, जो पहले है उसको पहले और फिर जो बाद में है उसको बाद में, तो एच बी इंटू एच ए। तो इसके दो एलिमेंट लिए थे, आगे पीछे कैसे भी कर दो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेट है, ये जो ग्रुप है वो कैसा है, एबिलियन ग्रुप। सिंपल था। सेकंड थ्योरम देखो, सेकंड थ्योरम में इसने क्या कहा कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। एच क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं क्वेश्चन ग्रुप को, सिंपल। अब देखो, ए आपने जी का कोई एलिमेंट ले लिया और ए का ऑर्डर है एन, जो जो कहता जाए ना वो हम लिखते जाएंगे, कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है इसमें। एच को इसने नॉर्मल सब ग्रुप क्यों दिया है, क्योंकि ताकि हम डिफाइन कर पाए क्वेश्चन ग्रुप को। ए इसने जी का एक ऐसा एलिमेंट लिया है जिसका ऑर्डर एन है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि अगर एच ए का ऑर्डर एम हो जाता है, ए का ऑर्डर तो एन है, अगर जो एच ए है राइट कोसेट है, अगर इसका ऑर्डर एम हो जाता है, यानी अगर इसमें एम एलिमेंट हो जाते हैं तो एम एन को डिवाइड करेगा। पहले हमने एच को नॉर्मल सब ग्रुप माना जी का और ए को जी का कोई एलिमेंट माना जिसका ऑर्डर है एन। आपको ये प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ एच ए अगर एम हो जाता है, यानी एच ए में अगर एम एलिमेंट हो जाते हैं तो एम एन को डिवाइड करेगा। पहले तो जो दिया है ना वो लिखते जाओ, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जो दिया है या फिर आप कह सकते हो जो आपको पता है सब लिख लो एक बार। तो पहली चीज आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है जी बाई एच का वो क्या होता है, एच होता है। अब ई क्या होती है, आइडेंटिटी होती है जी की, ठीक है। एंड अब इसने क्या दिया था कि ए का ऑर्डर है एन, ए का ऑर्डर एन है, यानी ए की पावर एन करोगे तो आइडेंटिटी आएगा। अभी तक इसने जो दिया है हम सिर्फ वही लिख रहे हैं, और क्या दिया इसने आगे, जो दिया है उसको बाद में देखते हैं। अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे, आपने एच को ना ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करो, तो ए रेस टू द पावर एन तो आइडेंटिटी है, तो एच ई आ जाएगा, और किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई तो वही ग्रुप एज इट इज, यानी एच ए रेस टू द पावर एन किसके इक्वल आ रहा है, एच के। लेकिन एच ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एच, यानी कि ये करके यहाँ तक इसको छोड़ दो एक बार। अब एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। एच इंटू ए रेस टू द पावर एन को और क्या लिख सकते हो आप, एच और एन टाइम्स इसके मल्टीप्लाई। अब कोसेट्स के बारे में आपको पता है कि अगर इसकी इनके साथ मल्टीप्लाई है ना तो इनको अलग अलग करके लिख सकते हो, जैसे हमने पीछे किया था ना, इसमें इकट्ठा है तो अलग अलग करके लिख सकते हो, अलग अलग है तो इकट्ठा करके लिख सकते हो। तो इसमें क्या है, इस टाइप से है तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो, एच ए तक, और कितने टाइम्स होगा, एन टाइम्स। तो ये किसके इक्वल हो गया, एच ए की पावर एन। इसका मतलब क्या है, एच ए रेस टू द पावर एन किसके इक्वल हो गया, एच ए की होल पावर एन के। लेकिन पिछली जो लाइन थी वो क्या थी कि ये जो एच ए रेस टू द पावर एन है ये किसके इक्वल है, एच के। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए ना, कौन कौन, एच इंटू ए रेस टू द पावर एन, एच इंटू ए रेस टू द पावर होल एन और एच, ये तीनों इक्वल। अब ध्यान से देखना, इसने क्या कहा कि एच के का ऑर्डर तो एम था, एच ए का ऑर्डर कितना था, एम था। इसने कहा था ना एच ए का ऑर्डर है एम, और यहाँ से आ गया कि एच ए की पावर अगर आप एन कर रहे हो ना वो किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी के, क्योंकि जी बाई एच की आइडेंटिटी तो एच है ना, ई वाली आइडेंटिटी क्या नहीं देखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन ग्रुप, तो यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, एच ए की पावर एन उस ग्रुप की आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, लेकिन उसका जो ऑर्डर था वो कितना था, एम था। अब पीछे हमने एक थ्योरम की थी कि अगर किसी का ऑर्डर एम है और उसकी कोई और पावर आइडेंटिटी के इक्वल उसको बना रही है तो एम एन को डिवाइड करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इसका ऑर्डर तो था एम और इसकी पावर एन बन रही है आइडेंटिटी, तो ये जो एम है ना ये एन को डिवाइड करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, जो कहा वो लिखा। उसके बाद हमने ए रेस टू द पावर एन को एच इंटू ए रेस टू द पावर एन को एच के इक्वल दिखाया, और फिर इसी को एच ए की पावर एन के इक्वल दिखाया। इसका मतलब ये सारे इक्वल हो गए। इक्वल भी क्या हो गई, ये हमें क्यों करना था, ताकि हम ये दिखा पाएँ कि एच ए की पावर एन एच के इक्वल आ रही है, यानी आइडेंटिटी की इक्वल आ रही है, उस सेट की आइडेंटिटी की इक्वल आ रही है। लेकिन इसका ऑर्डर तो एम था,
तो थ्योरम क्या कहती है कि mn को डिवाइड करेगा, बस यही चीज़ है। थर्ड थ्योरम, हमें ये प्रूव करना है कि एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अगर वो ग्रुप साइक्लिक है तो उसी से जब आप क्वेश्चन ग्रुप बनाओगे ना तो वो भी साइक्लिक होगा। देखो, जी साइक्लिक ग्रुप आपने मान लिया सच दैट जी ए से जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है इसको, यानी ए इसका जनरेटर, आई थिंक ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, जी इज इक्वल टू ए ऐसा लिखना है। इसका मतलब जी का जनरेटर कौन है, ए है। अब ध्यान देना, जैसा कि जी साइक्लिक ग्रुप है, अभी हमने पीछे देखा था कोई भी साइक्लिक ग्रुप है वो हमेशा एबिलियन होता है, तो इसका मतलब जी क्या है, एबिलियन है। अब एच आपने जी का सब ग्रुप ले लिया। अब यहाँ पे पता है क्या है, पीछे वाली जितनी भी हमने की थी ना थ्योरम्स बहुत सारी, तो मतलब उन्हीं का यूज करके हमें प्रूव करना होता है रिजल्ट। अब देखो आगे एक और थ्योरम लगेगी कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप, जी क्या था, एक एबिलियन ग्रुप था, और एच हमने जी का ही सब ग्रुप लिया था, तो एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है। तो एच कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया ना। अब ए रेस टू द पावर एन अगर आप जी में मान के चल रहे हो तो एच इंटू ए रेस टू द पावर एन किस में होगा, जी बाई एच में होगा। कोई भी एलिमेंट अगर जी में है तो उसका अगर आप कोई राइट कोसेट बनाते हो, राइट कोसेट की कलेक्शन कौन है, जी बाई एच है, तो राइट कोसेट कोई भी हो वो जी बाई एच में तो जाएगा ही जाएगा। तो कोई एलिमेंट आपने जी का उठाया, उसका अगर आप राइट कोसेट बनाते हो तो वो जी बाई एच में जाएगा ऑब्वियसली। अब ये जो एलिमेंट है इसको आप किसके इक्वल प्रूव करोगे, एच ए की पावर एन के, जैसे हमने ऊपर किया था। इसको एन टाइम्स अलग अलग कर लो, फिर सारे अलग अलग कर लो, फिर उसकी पावर हो गई एन। अब ध्यान देना, ये हमने लिया था जे बाई एच का कोई भी एलिमेंट, और इसको आप एच ए की पावर एन की फॉर्म में लिख पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या आपको नहीं लगता कि एच ए जो है जनरेटर है जे बाई एच का, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट लिया उसको आप एच ए की पावर में लिख रहे हो, तो ये तो जनरेटर बन गया ना। तो जी बाई एच का जनरेटर कौन है, एच ए। स्टार्टिंग की किससे कि जैसा कि जी साइक्लिक ग्रुप है तो उसका ए जनरेटर होगा। कोई भी ग्रुप अगर साइक्लिक होता है तो वो एबिलियन भी होता है। एच आपने जे का सब ग्रुप लिया, कोई भी सब ग्रुप किसी एबिलियन ग्रुप का हमेशा नॉर्मल होता है, तो एच नॉर्मल हो गया। ए रेस टू द पावर एन अगर जी में है तो एच इंटू ए रेस टू द पावर एन जो कि इसका एक राइट कोसेट है, तो वो जी बाई एच में जाएगा, क्योंकि जी बाई एच क्या होती है, कलेक्शन ही तो होती है राइट कोसेट्स की। अब ये जो एलिमेंट है इसको आप एच ए की पावर एन में लिख पा रहे हो, यानी एच ए जो है वो जनरेटर बन गया इस सेट का जिसमें से ये वाला एलिमेंट बिलोंग कर रहा था, यानी दिस इज ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर। अब उसका जनरेटर ही एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप का ही तो जनरेटर होता है। तो इसका मतलब आपको जो प्रूव करना था कि उसका जो क्वेश्चन ग्रुप है वो साइक्लिक होगा, वो हमने प्रूव कर दिया। लास्ट थ्योरम है फोर्थ। इसने कहा कि H1 और H2 दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं जी के, तो आप ये प्रूव करो कि जी बाई H1 इक्वल होगा जी बाई H2 के इफ़ एंड ओनली इफ H1 H2 के इक्वल। यानी पहले ये मान के चलो कि ये इक्वल हैं और ये प्रूव कर दो कि ये इक्वल होंगे, फिर ये मान के चलो कि ये इक्वल है और ये प्रूव कर दो कि ये इक्वल होंगे। तो देखो, पहले आपने मान लिया कि H1 H2 के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है जी जी यहाँ भी है। यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का है, सिर्फ H1 और H2 का ही तो था, और ये दोनों आप बोल रहे हो सेम है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल हो जाएंगे। अब कन्वर्स पार्ट में देखो, आपको 2-3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, उसमें आपको ये लेके चलना है कि जी बाई H1 इज इक्वल टू जी बाई H2 है, और प्रूव क्या करना है कि H1 H2 के इक्वल है। तो देखो, आपने H1 इसका कोई एलिमेंट ले लिया, H1 इसका एलिमेंट, H1 क्या है, इसकी आइडेंटिटी तो है। कोई भी हमने देखा था कि कोई जी बाई एच है ना, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती थी, जी एच होती थी ना, यानी जो नीचे है जी बाई जो भी है एच है तो एच होती थी। यहाँ H1 है तो H1 इसकी आइडेंटिटी ही तो है इस पूरे सेट की, तो H1 हमने इसमें से ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों तो इक्वल हैं, अगर H इसमें है, सॉरी अगर H1 इसमें है तो H1 इसमें भी तो होगा। अब यानी अब H1 इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब H1 इसके किसी कोसेट के इक्वल है जी में। ये क्या होती है, सारे के सारे राइट कोसेट्स की कलेक्शन। H2 के जितने भी राइट कोसेट्स बनेंगे ना, H2A, H2B, H2C, H2D जितने भी बनेंगे उन सबकी कलेक्शन ही तो ये होती है, और H1 इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी ये किसी ना किसी
H2 के कोसेट के इक्वल होगा। लेकिन दो कोसेट हैं, या तो वो बिल्कुल डिसजॉइंट होते हैं या इक्वल ही होते हैं, या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता या फिर वो बिल्कुल ही इक्वल होते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, H1 और H2 है तो दोनों सब ग्रुप। सब ग्रुप मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है दोनों में, तो E H1 में भी है और E H2 में भी है, तो इसका मतलब इनमें एक एलिमेंट तो कम से कम कॉमन आ ही गया। और हमने देखा क्या था, ये तो बिल्कुल अलग होंगे या बिल्कुल सेम होंगे। अब अलग तो हो नहीं सकते क्योंकि एक एलिमेंट तो कॉमन आ गया, तो इसका मतलब बिल्कुल सेम है, H1 H2 के इक्वल है। सिंपल सी बात है, पहला तो बिल्कुल सिंपल है। दूसरा हमने ये लिया और इसका कोई एलिमेंट उठा लिया H1, ये इसमें है तो इसमें भी होगा। और ये क्या होता है, राइट H2 के राइट कोसेट्स की कलेक्शन ही तो होती है G/H2, तो इसका मतलब ये H1 जो है इसके किसी ना किसी कोसेट के इक्वल होगा। लेकिन कोई भी दो कोसेट हैं वो या तो बिल्कुल डिसजॉइंट होते हैं या बिल्कुल इक्वल होते हैं। अब डिसजॉइंट तो हो नहीं सकते क्योंकि H1 और H2 में कॉमन आइडेंटिटी तो है ही है, तो इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, H1 H2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, H1 इज इक्वल टू सम कोसेट ऑफ H2 जी, ये किसी ना किसी इसके कोसेट के इक्वल हो जाएगा। वो कोसेट आपने H2 ही मान लिया, ठीक है, यानी या तो H1 H2 के इक्वल है या फिर इसके बिल्कुल डिसजॉइंट है। अब डिसजॉइंट हो नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिटी तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, तो इसका मतलब ये इक्वल हो गए। एग्जाम्पल्स देखो, जी आपने ले लिया एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स और H आपने ले लिया सेट इन सारे x को m से मल्टीप्लाई करके। तो आपको G/H के क्या निकालने हैं, सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, या फिर आप कह सकते हो आपको H के कोसेट्स निकालने हैं। अब ये देखो, ये है 2.1 के एग्जाम्पल्स। इनमें उनमें फ़र्क क्या है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। उसमें उसने कहा G/H के एलिमेंट्स निकाल लो, और G/H के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोसेट्स ही तो होते हैं, तो बात एक ही है। इनमें हम क्या करते थे, कोसेट्स कैसे निकालते थे, H+0 H+1 H+2 और आके निकालते जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाते थे और फिर हम लास्ट में लिख देते थे कि इसके डिस्टिंक्ट तो सिर्फ 3 ही हैं, H+0 H+1 H+2। यानी अगर आप G सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे थे और H क्या ले रहे थे, एक ऐसा सब ग्रुप जो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आ रहा था, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब आ रहा था, तो इसके 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 3 ही कोसेट्स आ रहे थे, H+0 H+1 H+2। एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज के अंदर, उसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 4 आए थे, H+0 H+1 H+2 और H+3। इससे बिल्कुल ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें आपने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो उसके भी 5 कोसेट्स आए थे, H1+0 +1 +2 +3 एंड +4। अब इन एग्जाम्पल्स में और उस जो आपने अभी करना है उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें तो कहा आपने 2 3 4 5 इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उसमें इसने कहा m से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जनरल दे दिया, m वैल्यू नहीं दी उसकी, m से बोल दिया, है ना। अब करेंगे कैसे, वही चीज़ करेंगे, H+0 निकालेंगे। H+0 तो इसी टाइप का, अब देखो H तो क्या है, सारे इंटीजर्स को m से मल्टीप्लाई करके तो आएगा, यानी किस टाइप का होगा, 0 m 2m 3m 4m 5m -m -2m -3m एंड सो ऑन, यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक, यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब H+0 ये आ गया। H+1 मतलब इसके हर एलिमेंट में 1 1 ऐड करते जाओ, H+2 मतलब इसके हर एलिमेंट में 2 ऐड करते जाओ। अब आपने ध्यान दिया हो कि अगर 3 थे तो कितनी वैल्यू आ रही थी, 3 कहाँ तक, 0 से स्टार्ट होके और कहाँ तक आ रही थी वैल्यूज़, H+0 से लेके, और अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो H+2 तक आ रही थी, H+0 H+1 और H+2। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक कम तक यानी 3 तक आ रही थी, H+0 H+1 H+2 और H+3। तो देखो यहाँ पे m से मल्टीप्लाई की है, m से किया ना, तो आप m-1 तक निकाल लिया, ठीक है, यानी इसके पास यही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। लेकिन वहाँ तो आप प्रूव कर देते थे, यहाँ पे कैसे प्रूव करोगे, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वे है प्रूव करने का। कैसे प्रूव करोगे कि अगर आप s कोई भी इंटीजर ले रहे हो और उसके लिए H+S निकाल रहे हो, तो आप ये प्रूव करोगे कि जो H+S है ना, इन्हीं में से किसी के इक्वल आएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा ना कि सिर्फ ये ही है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। S आपने कोई भी आर्बिट्रेरी उठाया और आप H+S निकालना चाहते हो, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि H+S इनमें से ही किसी एक के इक्वल है,
तो क्या ये नहीं प्रूव हो जाएगा कि उसमें सिर्फ इतने ही एलिमेंट हैं? तो कैसे करोगे? एस कोई भी इंटीजर है, तो देखो अगर किसी भी इंटीजर को एम से आपको एस को डिवाइड करना है, तो किसी भी इंटीजर से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हो तो कोई ना कोई क्वोशंट आता है, कोई ना कोई रिमाइंडर आता है। वो रिमाइंडर 0 और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके बीच में आता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एम के इक्वल नहीं हो सकता, m-1 के इक्वल हो सकता है। एम लिख रहे हो तो इक्वल साइन नहीं आएगा, m-1 लिख रहे हो तो आएगा। देखो अब निकालना क्या आपको, h प्लस एस निकालना है, तो s की वैल्यू रख दो, h प्लस एम क्यू प्लस आर हो गया। अब देखो एम क्यू किसका एलिमेंट है, h का एलिमेंट है। एम क्यू h का एलिमेंट क्यों है? अब एम क्यू में क्या है, क्यू मतलब कोई इंटीजर, किसी इंटीजर की m से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस टाइप के तो सारे एलिमेंट h में ही आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब एम क्यू भी किस में आ गया, h में। अब h की उसी के किसी एलिमेंट को ऐड करोगे, इन दोनों का आपस में ऐड करोगे तो h का ही तो कोई एलिमेंट आएगा, तो h प्लस एम क्यू को तो आप h लिख सकते हो, प्लस आर एज इट इज है। और r किसके बीच में है, 0 और m के बीच में है, यानी m के इक्वल नहीं हो सकता। यानी जहाँ पे r h प्लस आर के इक्वल आया है, जहाँ पे r 0 से लेके और m-1 के बीच में है, यानी h प्लस एस किसके इक्वल है, किसी न किसी h प्लस आर के, जहाँ पे r 0 और m-1 के बीच में है। ये क्या बताता है कि आपने कोई भी आर्बिट्रेरी s उठाया था, उसके लिए जब आप h प्लस एस निकालने लगे ना, इनमें से ही कोई एलिमेंट आ गया। क्या बताता है ये कि सिर्फ और सिर्फ m ही कोसेट्स हैं, यानी m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं कोसेट्स के कलेक्शन में, और कोसेट्स के कलेक्शन को आप क्या बोलते हो, z/h। ठीक है, z/h क्यों किया, क्योंकि h तो उसने क्या दिया था आपको, सब ग्रुप दिया था, और ग्रुप क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो z/h लिख दिया। ठीक है, देखो काफ़ी मतलब मज़ेदार सा एग्जाम्पल है ये। आपको कंपोजिशन टेबल बनानी है इसमें। देखो जीस ने कहा एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, और h एक ऐसा सब ग्रुप है 5 से मल्टीप्लाई करके बनाया है। z/h के लिए कंपोजिशन टेबल बनानी है। z/h पहले तो सेट लिख लो, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो z/h क्या होती है, कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स की। ये तो हमने देखा था ना, कोई भी क्वोशंट ग्रुप है, z/h क्या होता है, क्वोशंट ग्रुप। क्वोशंट ग्रुप मतलब क्या, राइट कोसेट्स की कलेक्शन, लेकिन सिर्फ राइट नहीं, डिस्टिंक्ट, अलग अलग कितने हो सकते हैं ये तो आपको पता है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने होते हैं उसके डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, 5 ही होते हैं। कौन कौन से, h प्लस 0 से लेके और h प्लस 4 तक। तो h प्लस 0 h लिख सकते हो, h प्लस 0 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। h प्लस 1 h प्लस 2 h प्लस 3 h प्लस 4, z/h हमने निकाल लिया। अब आपको इसकी कंपोजिशन टेबल निकालनी है। कंपोजिशन टेबल के लिए आपको पता है, यहाँ पे तो आप ऑपरेशन लिखते हो, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, एडिशन, और यहाँ पे लिखते हो सारे एलिमेंट, h प्लस 1 से लेके h प्लस 4, और ऐसे ही यहाँ पे लिख लिए। अब किसको किस में ऐड करके क्या आएगा, इसके लिए आपको थोड़ी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए इसने यहाँ पे ऊपर 2-3 लाइनें लिखी हैं। क्या लिखी कि अगर, ये तो आपको पता है कि अगर किन्हीं दो को h प्लस ए को और h प्लस बी को ऐड करते हो तो क्या आता है, h प्लस ए प्लस बी हम लिख सकते हैं। और क्या है कि h प्लस 0 जब आप निकालोगे तो विच विल बी इक्वल टू h प्लस 5 के। क्यों, देखो डिस्टिंक्ट तो सिर्फ यही थे, h प्लस 5 से रिपीट होना स्टार्ट हो रहे थे, और h प्लस 5 किसके इक्वल आ रहा था, h प्लस 0 के। नेक्स्ट वाला h प्लस 6 किसके इक्वल आ रहा था, h प्लस 1 के। h प्लस 7 किसके इक्वल आ रहा था, h प्लस 2 के, एंड सो ऑन। ये क्यों लिखा हमने, तक क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना यहाँ पे। तो देखो h में h को ऐड किया तो h ही आएगा, h प्लस 1 में h को ऐड किया तो h प्लस 1 आएगा, h में तो किसी को ऐड कर लो वही आएगी, सेम आगे। अब नेक्स्ट देखो h में h प्लस 1 ऐड किया तो h प्लस 1 ही आएगा, क्योंकि h ही ऐड किया, h को किसी में ऐड कर लो वही आ जाता है। नेक्स्ट में देखो h प्लस 1 में h प्लस 1 ऐड किया, h प्लस 1 में h प्लस 1 ऐड किया तो क्या आएगा, h प्लस 2, 1 प्लस 1 2, h प्लस 2, h प्लस 1 h प्लस 2 h प्लस 3, h प्लस 1 h प्लस 3 h प्लस 4 और h प्लस 5। लेकिन एक मिनट, h प्लस 1 प्लस h1 प्लस 4 h प्लस 4, तो लास्ट में क्या हो गया, h प्लस 5, लेकिन h प्लस 5 तो किसके इक्वल था, h प्लस 0 के, या फिर आप लिख सकते हो h। ऐसे देखो इसमें ये ऐड किया तो 2 3 4, यहाँ पे क्या आना था 5, लेकिन वो तो h के इक्वल है। यहाँ पे क्या आना था h प्लस 6, लेकिन वो किसके इक्वल है, h प्लस 1 के। इस टाइप से
ऐसे सारे बनाने हैं। लास्ट में क्या आएगा, H+8, और H+8 किसके था, H+3 के। तो यहीं तक लिख लो बस, एंड सो ऑन कर देना। ठीक है, 5 वाला 0 के, 6 वाला 1 के, 7 वाला 2 के और 8 वाला 3 के इक्वल है, एंड सो ऑन। कंपोजिशन टेबल बन गई, यही तो आपको करना था। एक मिनट, यहाँ पे देखो इसमें क्या कहा इसने, प्रिपेयर अ कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल का एम क्या होता है, ये प्रूव करना कि वो जो सेट है ना वो एबिलियन है। तो अगर आपको सिर्फ ये बोला है कि कंपोजिशन टेबल बनाओ तो आप ये बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट जब ये क्वेश्चन आता है ना, आपको उनका इंटेंशन ये होता है कि आप ये प्रूव करो कि ये सेट एबिलियन है। तो देखो अगर इन्होंने लिखा हुआ है कि आप ये प्रूव करो कि Z/H एबिलियन है, तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आगे भी हम लिख देंगे 2-3 लाइनें जो इन्होंने लिखी हुई हैं। और अगर नहीं भी बोला हुआ तो भी लिखने में क्या जाता है हमारा, सिर्फ यही तो लिखना है कि जो कोरस्पॉन्डिंग रोज एंड कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स है ना, कोरस्पॉन्डिंग रोज एंड कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स वो दूसरे के इक्वल है। इक्वल है तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, और कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को जो ग्रुप सेटिस्फाई कर जाए वो ग्रुप नहीं रहता, क्या बन जाता है, एबिलियन ग्रुप। यही तो हमने लिखना है ना। कोई भी वो ग्रुप तो होता ही है, जो क्वेश्चन ग्रुप है उसके नाम में ही ग्रुप है, तो Z/H ग्रुप तो है ही है। एबिलियन कब होगा, अगर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। और कंपोजिशन टेबल हम किस लिए बनाते हैं, अगर उसकी रोज कोरस्पॉन्डिंग रोज और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के बिल्कुल इक्वल है, थर्ड रो थर्ड कॉलम के बिल्कुल इक्वल है, एंड सो ऑन। तो वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं उस सेट के एलिमेंट। तो इसका मतलब वो जो Z/H है ना, वो सिर्फ ग्रुप नहीं रहता, एबिलियन ग्रुप भी बन जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। कंपोजिशन टेबल ही तो आपको बनानी है। तो देखो एक चीज़ और, एक रिमार्क है, अगर G फाइनाइट ग्रुप है और H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जो ऑर्डर होगा ना G/H का, वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H के इक्वल होगा हमेशा। ऑर्डर ऑफ G/H किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H। अलग अलग ही तो किया है इसने, आप इस वे से याद कर सकते हो। अंदर डिवाइड है ना, तो ऑर्डर को दोनों के अंदर ले जाओ, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H। तो दो ही क्वेश्चन हैं इसके, इसी में कर लेते हैं इसको भी। फर्स्ट में इसने कहा अगर G फाइनाइट ग्रुप है और H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो ये प्रूव करो कि ऑर्डर ऑफ G/H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H। यही चीज़ जो इसने यहाँ पे लिखी है ना, वही चीज़ आपको इसके फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव करोगे, देखो G का ऑर्डर हमने n मान लिया और H उसका नॉर्मल सब ग्रुप इसने बताया हुआ है। अब देखो आपको ये तो पता है कि अगर कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसके राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट सेम होते हैं, यानी HA और AH सेम होते हैं। यानी G/H किसकी कलेक्शन हो जाती है, राइट कोसेट्स की ले लो या लेफ्ट की ले लो, हम जनरली राइट कोसेट्स की कलेक्शन लेते हैं। तो G/H क्या होता है, HA सच दैट A बिलोंग्स टू G, यानी राइट कोसेट्स की कलेक्शन। यहाँ तक हमने सिर्फ डेफिनेशन का यूज़ किया है, कुछ नया नहीं है। यहाँ से देखो इसका ऑर्डर आपने मान लिया T है, यानी इसमें T राइट कोसेट्स हैं। अब देखो ये लेग्रांजेस थ्योरम हमने की थी ना, देखो लेग्रांजेस थ्योरम हमने की थी और इसके रिमार्क में था कि किसी भी सब ग्रुप का जो इंडेक्स है ना, वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इसके इक्वल होता है। अब किसी सब ग्रुप का इंडेक्स का मतलब क्या होता है, यानी कितने राइट कोसेट्स हम बना सकते हैं डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स की कलेक्शन को हम बोलते क्या हैं, क्वेश्चन ग्रुप ही तो बोलते हैं। यानी या तो आप यहाँ कह सकते हो कि इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, या फिर आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ग्रुप। क्योंकि इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप क्या बताता है कि कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं, और ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ग्रुप तो वही बताएगा ना। और जो क्वेश्चन ग्रुप है वो क्या है, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स की कलेक्शन, और उसका ऑर्डर मतलब क्या, कितने हैं, यानी डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स कितने हैं वो भी यही बताएगा और ये भी वही बता रहा है। तो इसलिए इसने कहा कि लैग्रांजेस थ्योरम से आप ये लिख सकते हो कि T जो हमने ऑर्डर माना था ना क्वेश्चन ग्रुप का, कि T इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H। तो वही चीज़ इसने लिखी है कि लैग्रांजेस थ्योरम ये कहती है कि T इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H। क्योंकि T क्या है, G/H का ऑर्डर। G/H में क्या है, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स की कलेक्शन ही तो है ये। और लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है
कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं, वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच के, यानी टी भी किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर एच के। अब टी था क्या, इसका ऑर्डर, वैल्यू रख दो, तो इसका ऑर्डर किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच। बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा है, यहाँ तक सिर्फ डेफिनेशन लिख देना। इसका ऑर्डर टी है, तो लैग्रांजेस थ्योरम का मेन इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे कि वो ये कहती है कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब कोरोलरी, अब ऐसा नहीं है कि अगर थोड़े से अच्छे मार्क्स में आ जाती है तो आप बिल्कुल यही नहीं लिखोगे, ये कोरोलरी भी आपको साथ में लिखनी है, ये वाली, कि लैग्रांजेस थ्योरम ये कहती है एंड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्वोशंट ग्रुप ऑफ दैट सब ग्रुप। ठीक है, इसीलिए फिर हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो टी ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, जी एक ग्रुप दे दिया 2x2 मैट्रिसेस का जो इस टाइप की है, ठीक है, और एच एक सब ग्रुप दे दिया जी का। ये प्रूव करना है कि जे बाय एच एबिलियन है, यानी ये जो क्वोशंट ग्रुप बनेगा ना, ये क्या होगा, एबिलियन होगा। अब एक बात पे ध्यान देना, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन कराते हुए कि जे बाय एच आप के डिफाइन करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि एच जो है वो कैसा हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का। लेकिन यहाँ तो इसने यही कहा ना कि सिर्फ सब ग्रुप है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है, आपको ये प्रूव करना है कि एच उसका सिर्फ सब ग्रुप ही नहीं है, नॉर्मल सब ग्रुप भी है। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रूव करेंगे कि एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, और सेकेंड पार्ट में फिर हम ये प्रूव करेंगे कि जे बाय एच एबिलियन है, क्योंकि बिना इसके नॉर्मल सब ग्रुप हुए जे बाय एच को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो देखो, वी क्लेम दैट, हम ये क्लेम करते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि वो क्वोशंट ग्रुप होगा। उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और उसके बाद आप ये दिखाओगे कि वो एबिलियन है। तो पहला काम है नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना। अब कोई भी सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं कि बीच में तो उसका एलिमेंट और आगे पीछे ग्रुप यानी जी के एलिमेंट, यानी एक्स ए एक्स इनवर्स अगर एच में बिलोंग कर जाए तो इसका मतलब एच क्या हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप। डेफिनेशन ही कहती है। तो कैसे करेंगे हम ये प्रूफ, टू प्रूव दैट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी वी विल प्रूव कि एक्स ए एक्स इनवर्स एच में होगा। ठीक है, तो ये निकाल लो, एक्स क्या होगा, जी का एलिमेंट है, तो जी के एलिमेंट इन्होंने दे रखे इस टाइप के होंगे, तो हमने लिख लिया। ए क्या है, एच का एलिमेंट है, अब इसके एलिमेंट भी इन्होंने दे रखे हैं इस टाइप के होंगे, लेकिन यहाँ पे पता है, देखो इन्होंने जी तो दे रखे हैं इस टाइप के एलिमेंट ए बी जीरो डी, ए बी जीरो डी, लेकिन इसके एलिमेंट इन्होंने इस टाइप के दे रखे हैं। हमें यहाँ पे बी की जगह आइडेंटिटी लेना है ताकि हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए। तो एक्स अगर ये है, ए अगर ये है, आपको और क्या चाहिए, एक्स का इन्वर्स भी चाहिए, तो एक्स का इन्वर्स ये होगा। आप इसको याद ही करना पड़ेगा आपको, इसको निकाल के तो देखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, निकाला उसी वे से हुआ है जैसे हम लिखते हैं ना, इन्वर्स एक्स किसी भी का इन्वर्स क्या होता है, ये होता है ना, इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए को आपने ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया। तो इतना लंबा करने लगोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। तो आप कैसे करोगे, डायरेक्टली याद कर लेना, इसका 1/a 1/d, यहाँ 0 का 0 है, सेम सिंपल है। यहाँ पे इसके आगे माइनस लगा दो, -b बाय a इंटू डी, 1/a 1/d 0 -b बाय a इंटू डी। ये चीज़ हम एक्स इनवर्स को ये मान सकते हैं क्या, यही आएगा, बस आपको याद करना है ये। और अगर निकालने का टाइम हो तो आप निकाल भी सकते हो। अब एक्स से एक्स इनवर्स यानी इन तीनों के मल्टीप्लाई करनी है, एक्स ए एक्स इनवर्स मल्टीप्लाई करके ना ये आएगा। अब एच के एलिमेंट किस टाइप के दिए हुए थे, इन्होंने इस टाइप के दिए हुए थे, 1b0 और 1 टाइप के दिए हुए थे। तो इनको सॉल्व करके ये आएगा 1b01। अब b की जगह सिर्फ ये है, तो इसका मतलब इस टाइप की मैट्रिक्स जो है किस में जाती है, एच में जाती है ना। तो इसका मतलब एक्स ए एक्स इनवर्स किस में चला गया, एच में। तो इसका मतलब एच कैसा हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। और अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो हम उसका क्वोशंट ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। जे बाय एच क्या बना देगा, सो क्वोशंट ग्रुप। स्टार्टिंग बिल्कुल सिंपल है, ये आप ये दो चीज़ें प्रूव करोगे। फर्स्ट चीज़ प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना है कि एक्स ए एक्स इनवर्स एच में होगा। तो सिंपल सा काम है, एक्स लिख दो, ए लिख दो, एक्स इनवर्स निकाल लो। फिर ये लिख दो कि इनकी मल्टीप्लाई जो है वो इसके इक्वल होगी जो कि एच में है। तो इसका मतलब एच क्या है,
नॉर्मल सब ग्रुप है और ये क्वेश्चन ग्रुप बनाते हैं। लास्ट काम हमारा क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि जो G/H है ना वो कैसा होगा, नॉर्मल एबिलियन ग्रुप होगा। तो लास्ट में ये दिखाना है कि ये जो है ये एबिलियन होगा। कैसे प्रूव करेंगे, इसके 2 एलिमेंट लेके चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि आगे करो या पीछे करो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है A/B की मल्टीप्लिकेशन B/A के इक्वल होगी। ठीक है, देखो इसके 2 एलिमेंट आपने लिए, HX लिया, दूसरा HY लिया। ये क्यों लिए, क्योंकि G/H क्या है, H के राइट कोसेट्स की कलेक्शन है। तो 2 राइट कोसेट आपने मानने हैं, HX और HY। अब एबिलियन कब होगा, अगर आगे पीछे मल्टीप्लाई करो इनकी तो ये इक्वल हो जाए। फर्स्टली आप कुछ भी लिख सकते हो, HX लिखो या HY लिखो, सेम आएगा, HX HY इक्वल टू H/HX। अब कोसेट्स के केस में आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे होती है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, H इंटू XY, और इसको कैसे लिख सकते हो, H इंटू YX। अब देखो H इंटू XY किसके इक्वल आ रहा है, H इंटू YX के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आप इसको इनवर्स में ले आओ इधर। ये स्टेप और करना आपको यहाँ पे कि ये जो YX है ना, YX, इस YX को इधर तो सिंपल है, इधर इन्वर्स में ले आओ तो HXY और YX का इन्वर्स आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हो आप दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो YX इन्वर्स से, तो इधर तो ये बन गया और इधर करोगे तो ये और इसका इन्वर्स आइडेंटिटी बना देगा, कुछ भी कह सकते हो। तो H इंटू XY इंटू YX इन्वर्स H के इक्वल आ गया। अभी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अगर H की किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई H के ही इक्वल आ रही है तो इसका मतलब वो एलिमेंट भी H का ही होगा। तो इसका मतलब ये एलिमेंट किसका हो गया, H का। अब इसको ओपन कर लो, YX का इन्वर्स क्या होगा, X इन्वर्स Y इन्वर्स के इक्वल होगा। यानी XY इंटू X इन्वर्स Y इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा। यानी G/H को एबिलियन प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना है कि XY इंटू X इन्वर्स Y इन्वर्स किस में होगा, H के अंदर होगा। ठीक है ना, हमने हमारा जो प्रूव करना है ना, हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया कि हमें अब ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये प्रूव कर देते हो ना कि XY इंटू X इन्वर्स Y इन्वर्स H में है तो G/H क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा। बस अब हम क्या करेंगे, आगे इसको इसमें दिखाएंगे। अब X और Y किसके एलिमेंट थे, G के थे, लेकिन G के एलिमेंट इन्होंने इस फॉर्म के दिए हुए हैं ना, तो इस यहाँ ले लेंगे हम ABD, यहाँ पे कोई CEF कुछ भी ले लो, तो X इस टाइप का होगा, Y इस टाइप का होगा। हमें इनका इन्वर्स भी चाहिए ना, तो X का इन्वर्स और Y का इन्वर्स निकाल लो। वही मैंने आपको बताया था, क्या आएगा इन्वर्स, 1/A 1/D और -B/A इंटू D, और यहाँ 0, यहाँ पे 1/C 1/F, यहाँ पे 0, यहाँ पे -E/C इंटू F। चारों चीज़ें आ गई। इनकी ये चीज़ आपको ये चीज़ अंदर दिखानी है H के अंदर, तो ये निकाल लो। इनकी मल्टीप्लाई करोगे, करते जाओगे, ये मैंने कर दी है, तो ये लास्ट में ना इस टाइप की मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इस टाइप की मैट्रिक्स कैसे, 1 0 1 और यहाँ पे कोई एलिमेंट, तो इस टाइप के एलिमेंट तो H में थे ना, तो इसका मतलब ये किस में बिलोंग कर गया, H में, यानी ये H में बिलोंग कर गया। और हमने यही देखा था ऊपर कि ये एबिलियन कब होगा, अगर ये H में हो। तो इसका मतलब ये H में चला गया तो G/H कैसा है, एबिलियन है। बिल्कुल सिंपल है। पहली बात आप उसको नॉर्मल दिखा दोगे, फिर आप ये कहोगे कि G एबिलियन कब होगा, अगर HX HY किसके इक्वल हो, HY इंटू HX के इक्वल हो। अब कोसेट्स में आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, HX इंटू HY HX Y के इक्वल होता है, और HY इंटू HX किसके इक्वल होता है, HY X के इक्वल होता है। फिर आपने दोनों साइड YX के इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप किसी भी एलिमेंट की H से मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो H के ही इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट भी H में होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, यानी XY इंटू X इन्वर्स Y इन्वर्स, अगर ये चीज़ H में हो जाती है तो अपने आप G/H एबिलियन हो जाएगा। यानी XY इंटू X इन्वर्स Y इन्वर्स तो पहले आपको निकालने तो पड़ेंगे ना, तो X और Y G के एलिमेंट है तो X इस टाइप का होगा, Y इस टाइप का होगा, X इन्वर्स ये होगा, Y इन्वर्स ये होगा, इनकी मल्टीप्लाई इस के इक्वल होगी और इस टाइप के सारे मैट्रिक्स जाती हैं H के अंदर, तो इसका मतलब ये H में है, ये H में है तो G/H क्या है, एबिलियन है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।